हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैपिटलाइजेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और उसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है कि ओवर है, अंडर है या नॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन जो है कैपिटल वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है दैट इज योर कैपिटलाइजेशन। अगर मान लीजिए मुझे बिज़नेस शुरू करना है, मैं एक इनिशियल स्टेज पे सोच रही हूँ, मुझे बिज़नेस शुरू करना है, तो जितने कैपिटल की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं कह रही हूँ मैं बिज़नेस शुरू करने में मुझे 5,000 करोड़ की कैपिटल लगेगी, तो ये जो 5,000 करोड़ की कैपिटल होगी दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। या मेरा बिज़नेस रनिंग बिजनेस है और मेरे इस रनिंग बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना है, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे कैपिटल 200 करोड़ की है, तो ये जो 200 करोड़ की कैपिटल है, एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। So capitalization is total amount of capital that is employed in a business. इसके बारे में गटमैन एंड डगल ने क्या कहा कि कैपिटलाइजेशन क्या है, सम है किस चीज़ का, आउटस्टैंडिंग स्टॉक एंड बॉन्ड्स की पार वैल्यू का। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग स्टॉक एंड बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जो शेयर्स आपके हैं, है ना, शेयर्स, प्रेफरेंशियल इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो या कोई डिवेंचर्स हैं, जो शेयर्स या बॉन्ड्स आपके पास हैं, स्टॉक में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उनकी पार वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर हैं और वो 100 शेयर 1,000 रुपये के हैं, राइट, तो वो कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। इसकी पार वैल्यू कितनी कही जाएगी, 1,00,000 कही जाएगी ना, 100 रुपये उसकी पार वैल्यू थी और 1,000 शेयर्स थे, तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, 1,000 इंटू 100, तो इंटू कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 क्या हो गई, पार वैल्यू हो गई। अब ये 1,00,000 के शेयर हो गए, इसी तरह मैंने कहा 2,00,000 के प्रेफरेंस शेयर हो गए, 4,00,000 के आपके डिवेंचर्स हो गए, तो ये 4,00,000, 1,00,000, 2,00,000 इन सबको टोटल कर दीजिए, जो अमाउंट आया दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। हमने यही तो कहा, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपके बिजनेस में है दैट इज़ कैपिटल। मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल है 5,000 करोड़ की कैपिटल। अब ये 5,000 करोड़ की कैपिटल कैसे आई होगी, शेयर से आई होगी, डिवेंचर से आई होगी, बॉन्ड से होगी, रिटेन्ड अर्निंग से होगी, इन सबका टोटल ही तो होगी। तो वही कह रहे हैं कि पार वैल्यू का, सबका एग्जैक्ट वैल्यू का टोटल जो होता है वही कैपिटलाइजेशन कहलाती है, राइट। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटलाइजेशन एक ब्रॉडर सेंस में कहा जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपने रेज की, उसका एस्टिमेशन कहाँ पे आएगा, कैपिटलाइजेशन में। मुझे एक्सपेक्ट करना है कि मुझे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ऑलमोस्ट कितने कैपिटल की ज़रूरत है, तो ये जो मेरा एस्टिमेशन लगेगा कि कितने कैपिटल की ज़रूरत है, ये किसका पार्ट बनेगा, कैपिटलाइजेशन का पार्ट बनेगा। और ये डिटरमाइन करना साथ में कि वो कैपिटल हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, शेयर से रेज कर रहे हैं, डिवेंचर से रेज कर रहे हैं, लोन से रेज कर रहे हैं, बॉन्ड से, किससे रेज कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करना, उस सिक्योरिटीज़ को डिटरमाइन करना भी कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड होता है। इसके साथ ही किस सिक्योरिटीज़ का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास 100 है, 100 कैपिटल मुझे इकट्ठा करनी है, अब 100 करोड़ कर लीजिए, जो भी करना है, तो मतलब 100 की मुझे कैपिटल चाहिए। अभी 100 करोड़ में कितना किसका प्रपोर्शन रहेगा, मैं 50 इक्विटी रखना चाह रही हूँ, 20 डिवेंचर से रखना चाह रही हूँ, 10 मैं रिटेन्ड अर्निंग से रखना चाहती हूँ, मैंने प्रपोर्शन सबका फीस फिक्स किया। तो ये प्रपोर्शन फिक्स करना भी कैपिटलाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जा रहा है, तो उसी में इंक्लूड हो जा रहा है इनके ब्रॉडर सेंस में। देखिए, जो पूरे बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये देखने या सुनने में एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन सबके मतलब बहुत अलग अलग हैं। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में इनको डिफ्रेंशिएट करूँ जिससे आपका आगे के सब्जेक्ट्स पे बिल्डअप आपको बिल्ड हो सके, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, तो कैपिटलाइजेशन क्या है, अमाउंट, कितना टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है प्रपोर्शन, कौन सा कितना कितना आना है, ठीक है, डेब्ट कितना, इक्विटी कितना, किसका कितना रहेगा, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, NI, NOI, MM थ्योरीज दी गई इसके लिए कि किसका कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेब्ट ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल में, या इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न का प्रपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो ये प्रपोर्शन क्या कहलाया, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहलाया, आखिर इस प्रपोर्शन को फिक्स कैसे करेंगे हम, कि भाई डेब्ट इतना हो, इक्विटी इतना हो, इस प्रपोर्शन को फिक्स करने के लिए कोई क्राइटेरिया तो हमारे पास होना चाहिए, दैट इज़ कॉस्टिंग। भाई जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसका प्रपोर्शन ज़्यादा रख देंगे, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी उसका प्रपोर्शन कम रख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताता है कि जो कैपिटल आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। जैसे
डिवेंचर को पाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? बीइंग इन कंपनी, सोचिए डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर इशू करती है कंपनी और उससे पैसा इकट्ठा करती है तो क्या देती है? इंटरेस्ट देती है डिवेंचर होल्डर को। शेयर से पैसे इकट्ठा करती है तो क्या देती है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है। तो दैट इज कॉस्ट, है ना। तो उस कैपिटल को पाने के लिए आपको क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो कैलकुलेट करते हैं, राइट। और कैपिटल बस्टिंग क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे पास कैपिटल आई उसको इन्वेस्ट करोगी, तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन लेने के लिए एनपीवी, आईआरआर, ये सारी टेक्निक्स, जिसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक भी कहते हैं, ये टेक्निक्स बताती हैं आपको कि यहाँ इन्वेस्ट करो, इस जो प्रोजेक्ट बेनिफिट है उसमें इन्वेस्ट करो। बेनिफिट कौन सा है इसके लिए कैलकुलेशन कौन बताएगा? ये टेक्निक्स आपको बताती हैं। तो ये कैपिटल बस्टिंग हो गया। तो ये अलग अलग टर्म्स है, कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटलाइजेशन में कहीं ना कहीं सब इंक्लूड हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए वही बात हमने जो बताई आपसे, तो शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, क्रेडिटर्स, इन सबको कैपिटलाइजेशन का पार्ट बनाते हैं, क्योंकि कहीं सबसे कहीं ना कहीं आपको पैसा इकट्ठा हो रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन आ गए, मतलब आपने अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने बिजनेस में रखी है, तो अब आप क्या कहेंगे? भाई ये अमाउंट ऑफ कैपिटल या तो सही है, हमने जो बिज़नेस में रखा, हमने कहा 5,000 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, तो या तो 5,000 करोड़ कैपिटल हमने बिल्कुल सही कही, इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। या हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर ली, 5,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। या 5,000 करोड़ हमने कम एस्टिमेट कर ली, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमने बहुत कम एस्टिमेशन रखा कि कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो तीन ही सिनेरियो हमारे सामने निकल के आए। तो जब कैपिटलाइजेशन के टाइप की बात करते हैं तो या तो आएगा फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, मतलब आपने बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अपने बिजनेस में रख रखी है, अब आपका जितना कैपिटल होनी चाहिए आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं उस कैपिटल को। या आएगा ओवर या आएगा अंडर। तो पहले एक एक को समझते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि या ज़्यादा होनी चाहिए या कम है या आपने इक्वल रखा, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा? आपने किसी से कंपेयर करके कैलकुलेट किया होगा। हमने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमने दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया, तभी तो पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब मैंने कहा कि मेरी अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,000 करोड़ की है, तो अब ये 5,000 करोड़ फेयर है या मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है या मैंने बहुत कम कैपिटल रखी है, ये कैसे हम मानेंगे? जब हम किसी से इसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये जब हम इसकी कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम किससे करते हैं? इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, राइट। तो अब जैसे फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन की बात कही जा रही है, तो क्या कहा जा रहा है कि ये क्या होता है कि जब आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इक्वल होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑफ एन इंडस्ट्री की। अब इस टर्म्स को समझिएगा, बहुत ईजी टर्म है, बस वर्ड्स में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। आपने जो कैपिटल लगाई है ना, आपकी जो कैपिटल है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, भाई आपने कैपिटल इकट्ठा की होगी, उस कैपिटल का कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा होगा, तो जिस रेट से आपको रिटर्न हो रहा होगा, तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। उस कैपिटल्स पे किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा, रिटर्न समझ रहे, जैसे आप कहते हैं ना कि एफडी में इन्वेस्ट करो तो कितना रिटर्न मिल रहा, 7% का रिटर्न, मतलब अगर आप 1 लाख की एफडी लगाओ तो 7% के हिसाब से आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यही रिटर्न आप कहते हैं इन नॉर्मल सेंस, लेमन लैंग्वेज, यही रिटर्न हुआ। तो जब कैपिटल पे जिस रेट से आप रिटर्न कमा रहे हैं, मतलब आपने जो कैपिटल इकट्ठा की थी उस कैपिटल को जब आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आपको आया है ना, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कैपिटल की। अब वो और आपके नेचर वाली जो इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैं टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही हूँ तो मेरी इंडस्ट्री कौन सी होगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, है ना। मैं किसी ऑयल में बिलोंग करती हूँ, नेचुरल ऑयल में बिलोंग कर रही हूँ, तो मेरी पेट्रोलियम गैस की इंडस्ट्री हो जाएगी, मतलब गैस इंडस्ट्री से हम बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल का और इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ रिटर्न है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपकी कैपिटल का रेट ऑफ रिटर्न और जो इंडस्ट्री जिस रेट से अर्निंग कर रही है, उस कैपिटल पे जिस रेट से इंडस्ट्री की अर्निंग का रिटर्न है, वो दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे भाई आप बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से कमा रहे हो, मतलब आपकी कैपिटल बिल्कुल सही है। दैट इज़ फेयर और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। ओवर हम कब कहेंगे? ओवर हम कहेंगे जब आप जो कमा रहे हो, आपने अपने कैपिटल में जो रिटर्न कमाया है वो कम है और इंडस्ट्री ज़्यादा कमा रही है। मतलब समझिएगा, 5,000 करोड़ मेरे पास थे और 5,000 करोड़ को मैंने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद मैं 15% का रिटर्न कमा रही हूँ उस इन्वेस्टमेंट पे, मतलब मेरी कैपिटल से कितनी का रिटर्न आ रहा है? 15% का। और मेरे नेचर, मेरी ही इंडस्ट्री में मेरे सेम नेचर वाले जो और अदर बिजनेस हैं, अदर कंपनीज़ हैं मेरी ही इंडस्ट्री में,
वो उस तरह के कैपिटल से क्या रेट ऑफ रिटर्न कमा रही हैं। तो वो मान लीजिए मैं 15% कमा रही हूँ और वो सिमिलर कैपिटल के बेस पे वो कमा रही हैं 20% का रिटर्न। अब आप बताइए, आप 5,000 करोड़ पे 15% का रिटर्न कमा रहे हैं और वो 5,000 करोड़ पे 20% का रिटर्न कमा रही है, तो रिटर्न कौन ज़्यादा कमा रहा है? वो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आपका रिटर्न कमाने का प्रोसेस क्या है? स्लो है। मतलब आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा है, आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आखिर 5,000 करोड़ में तो 20% कमाना चाहिए था, आपसे 15% कमा रहे हैं। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा कैपिटल रखी जिसका इस्तेमाल ही आप नहीं कर रहे हो, उस कैपिटल का आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तभी तो आप 15% कमा रहे हो। या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि आप तभी तो कम कमा रहे हो। तो हम उस सिनेरियो में क्या कहेंगे, आप ओवर कैपिटलाइज हो, है ना। आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा है, क्योंकि जितना कमाना चाहिए आप उतना कमा नहीं रहे हो उस कैपिटल से। आप उस एक्स्ट्रा कैपिटल, आप कैपिटल को वेस्ट कर रहे हो, उसका सही यूटिलाइजेशन करके रिटर्न कमा नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल में है वो कम है। किससे? जो एवरेज रेट ऑफ अर्निंग है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कमा रही है, एवरेज रेट ऑफ अर्निंग है उनकी, उससे आपकी कम है। आपकी कम है, इसका मतलब आप कैपिटल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी कैपिटल कैसी हो, ओवर कैपिटलाइज है। तीसरा सिनेरियो क्या बनता, अंडर कैपिटलाइजेशन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो कमा रहे हो वो ज़्यादा कमा रहे हो आपके इंडस्ट्री की अर्निंग के रेट से, है ना। अब 5,000 करोड़ की कैपिटल आपकी भी थी, 5,000 को हमने सामने वाली इंडस्ट्री का भी ऑन एन एवरेज माना, मतलब बाकी बिजनेस का ऑन एन एवरेज लिया, ठीक है। और हम कमा रहे हैं उससे 20% और वो कमा रहे हैं 15%। तो मैंने 5,000 से 20% रिटर्न कमा लिया और सामने वाली हमारी इंडस्ट्री की अदर कंपनीज़ ने 5,000 से सिर्फ 15% का रिटर्न कमाया। इसका मतलब मेरे में एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर मुझे और कैपिटल मिलता तो हम और अच्छा रिटर्न कमाते। मतलब अगर मेरी कंपनी में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न बाकी के कंपैरिजन बहुत अच्छा आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास और कैपिटल आएगी तो हम तो और कमाएंगे, है ना। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल अभी क्या है, कम है, अंडर कैपिटलाइज है। हमने अपनी काबिलियत को अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, हमने अच्छा इवैल्यूएशन नहीं किया। हमारी कैपेसिटी तो बहुत कमाने की थी, हमने उतना ही कैपिटल लगाया, अगर हम और लगाते तो हम और कमाते, है ना। तो हमारा मतलब कि हमारी कैपिटल अभी कम है, दैट इज अंडर कैपिटलाइजेशन। इफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ अर्निंग ऑन इंडस्ट्री। देखिए सेंस समझिएगा इसका, अगर आप ग्रेटर लेस करके कहीं से कंपेयर करके उसको रटने लगेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। इसका मीनिंग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो समझ में आएगा कि हम अंडर कैपिटलाइज या ओवर कैपिटलाइज कह क्यों रहे हैं इसको। तो आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम कैपिटल में आप ज़्यादा कमा रहे हो, आपकी कंपनियां उतने ही अदर कंपनीज आपके सेम नेचर वाली उतने ही कैपिटल में कम कमा रही हैं। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब आपने अगर और कैपिटल रखी होती तो आप और कमाते, तो आप कैपिटल में अंडर कैपिटलाइज है, राइट। ओवर आप कम कमा रहे हो, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा कमा रही है, इसका मतलब आपने उस कैपिटल का सही इस्तेमाल किया ही नहीं, आपने सही जगह इन्वेस्ट किया ही नहीं। अगर आप वेस्ट कर रहे हो अपनी कैपिटल को तो आपने कैपिटल एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, आपने ज़्यादा कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने ज़्यादा रख ली, तो आप ओवर कैपिटलाइज हो गए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉजेज, इफेक्ट, रेमेडीज सब रिलेट हो जाता है, राइट। तो हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, और फेयर कहता है कि अगर आप जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने एक्सपेक्ट किया और आप उससे जो कमाई करनी थी, जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आपको अर्न करना था, आप और आपकी इंडस्ट्री सेम कर रही है, तो आप नॉर्मल कैपिटलाइजेशन में हो। आप कम कर रहे हो उतने कैपिटल से और इंडस्ट्री ज़्यादा कमा रही है तो आप ओवर कैपिटलाइज हो, आपने एक्स्ट्रा कैपिटल रखी है, कोई मतलब की नहीं है वो। और अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, आपका रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल का ज़्यादा है और ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री की अर्निंग आपसे कम है, तो इसका मतलब आप ज़्यादा कमा रहे हो, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब आपको और कैपिटल चाहिए, मतलब आप अंडर कैपिटलाइज हो, अभी आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल कम है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। सो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, व्हेन बिजनेस इज अनेबल टू अर्न फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, इट इज़ ओवर कैपिटलाइज। तो जब जो बिजनेस होती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ से जितना रेट, फेयर रेट जितना कमाना चाहिए, जब उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं अर्न कर पाती, उतना उससे रिटर्न कमा नहीं पाती हैं, उस रेट से रिटर्न कमा नहीं पाती हैं, तो उस केस में हम उनको क्या कहते हैं कि वो ओवर कैपिटलाइज, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ रखी हैं, कमा तो पा नहीं रही हैं। अगर मेरे पास 20 रुपये होते और उस 20 रुपये से मैं 10 पेन लेके आती, ठीक है, और वहीं कोई 20 रुपये से सिर्फ 2 पेन लेके आ रहा है,
तो कहने का मतलब अगर कोई 20 से 10 पेन खरीद सकता है तो सामने वाला भी खरीद सकता है। इसका मतलब वो तो कम ही कम खर्च कर रहा है ना, तो वो खर्च ही कहाँ सही से किया। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम है, वो एक्स्ट्रा पैसा 20 लेके बैठा है। अगर वही 20 किसी और को मिल जाए तो वो और ज़्यादा कमाएगा, तो वो क्या हो गया, ओवर कैपिटलाइज हो गया, है ना। तो दैट इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो बॉर्नविल, डिवे एंड कैली की ये डेफिनेशन थी कि जब कंपनीज अपने फेयर रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग सही अर्न नहीं कर पा रही होती, जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा रही होती हैं, तो उनकी कैपिटल वेस्ट है, मतलब ओवर कैपिटलाइज है वो कैपिटल, राइट। अब हम इसके देखते हैं कॉजेस, क्या रीज़न हो सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन का। अगर ओवर कैपिटलाइज है तो हम एक ही नज़रिया बना लें, एक ही परसेप्शन बना लें कि कंपनी अच्छा कमा नहीं रही है, कंपनी की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, या कंपनी ने मतलब कंपनी अपनी कैपिटल को वेस्ट कर रही है, सिर्फ एक ही परसेप्शन रखिए तो ये भी सही नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप ओवर कैपिटलाइज दिख रहे हो, आप दूसरों के कंपैरिजन में आपका जो रिटर्न है वो कम दिख रहा है। भाई रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात कर ले तो हम अगर यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप सिर्फ प्रॉफिट समझो, अगर आप और कुछ मत क्या समझो तो सिर्फ सोचो प्रॉफिट। तो दुनिया आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है उतने कैपिटल में, आप कम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप ओवर कैपिटलाइज दिख रहे हो। पर कम प्रॉफिट कमाने का सिर्फ यही तो मतलब नहीं कि आपने बिजनेस अच्छा नहीं किया, और भी तो रीज़न हो सकते हैं। तो वो कॉजेज़ क्या क्या हैं जिसकी वजह से आप ओवर कैपिटलाइज दिखते हो। आप दिख रहे हो कि आपकी कैपिटल वेस्ट हो रही है और आप लोगों से कम कमा रहे हो, राइट। तो कॉजेज़ हम देखेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन का। ओवर इशू ऑफ कैपिटल, अब आपके बिजनेस को ज़रूरत थी सिर्फ 200 करोड़ कैपिटल की, तो आपको शेयर इशू करना चाहिए था इतना कि जिससे 200 करोड़ कैपिटल आ जाए, और आपने अपनी वाहवाही के लिए बहुत सारे शेयर्स इशू कर दिए। जब बहुत सारे शेयर इशू कर दिए तो बहुत सारी कैपिटल आ गई, लेकिन बाकी प्लानिंग तो 200 करोड़ के हिसाब से थी। तो आपने जब ज़्यादा शेयर इशू कर दिया तो ज़्यादा कैपिटल दिखेगी, पर वर्किंग और प्रोडक्टिविटी उस कंपनी की जो थी, या जो मशीन से जो चीज़ें आप यूज़ करें उसके हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी निकल के आनी थी तो नॉर्मल निकल के आएगी। आपके एक्स्ट्रा इशू करने की वजह से आप कैसे दिख रहे हो, ओवर कैपिटलाइज। तो जब आपने कैपिटल ज़्यादा इशू कर दिया, आपने वाकई में कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 5,000 करोड़ चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत है, तब ओवर कैपिटलाइज आप दिखोगे ही दिखोगे। दूसरा, बाइंग एसेट्स ड्यूरिंग बूम पीरियड। अब आप अगर अपने जो भी आपके बिजनेस में एसेट्स यूज़ हुई हैं वो एसेट्स परचेज की गई हैं बूम पीरियड पे, तो भी आप क्या दिखोगे, ओवर कैपिटलाइज। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब ये कैपिटल की बात कर रहा है तो टोटल कैपिटल देखी जा रही है ना। तो इसमें पूरी एसेट्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होता है बैलेंस शीट में, है ना। तो अब आपके बिजनेस में जो भी आपकी एसेट्स हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आपने जो भी बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदा, मशीन खरीदी, जो कुछ भी आपने परचेज़ किया, अब वो परचेज़ किया उस टाइम पीरियड पे जब इसकी प्राइसेस बहुत हाई थी, बूम पीरियड चल रहा था। तो जब बूम पीरियड चलता है तो प्राइसेस पीक पे होती हैं, आपने उस टाइम पे ख़रीदा। आपने एक मशीन का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने एक मशीन खरीदी बूम पीरियड पे, तो उस बूम पीरियड पे ख़रीदने की वजह से जो मशीन जनरल टाइम पे 200 की मिल जाती, वो मशीन आपको मिली 500 की, ठीक है। प्राइस हाई होने की वजह से, बूम पीरियड पे होने की वजह से आपको मशीन 500 की मिली। क्या मशीन की कैपेसिटी बदल गई? नहीं, मशीन तो वही है ना, 200 वाली ही मशीन है ना, कैपेसिटी तो वही है, प्रोडक्टिविटी उस मशीन की तो 200 की अकॉर्डिंग ही चलेगी ना। अगर एक इंसान ने उसे 200 रुपये में ख़रीदा है तो वो उससे प्रोडक्शन 100 का ही करेगा, और अगर आपने उसी मशीन को 500 में ख़रीदा है तो भी आप उससे प्रोडक्शन 200 का ही कर पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी 100 की ही है ना। अब आपने ख़रीदा तो आप तो अपना दिखाओगे कि 2,000 लग गए, मतलब आपने इसको अगर मान लीजिए 500 का ख़रीदा था तो आप तो दिखाओगे कि इसको ख़रीदने में 500 लग गए, और जब प्रोडक्टिविटी की बात आएगी तो सिर्फ 100 निकलेगी। वहाँ सामने वाला इंसान ने उसको 200 का ख़रीदा और प्रोडक्टिविटी दिखाई 100 की, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न तो अच्छा दिखेगा, कंपेयर करेगा वो कैपिटल से कि 200 लगा के 100 मिल गए आपको, तो वो तो सही दिख रहा है, उसका तो 50-50 दिख रहा है, और आपका 500 पे आपको 100 दिख रहा है तो आपको तो कम दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है, जब अगर आपने जो कैपिटलाइजेशन की बात की, जो आपने कैलकुलेशन किया कैपिटलाइजेशन के लिए कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। अब ये देखिए, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसकी थियरीज़ होती है, 2 थियरीज़ होती हैं, तो वो थियरीज़ हमने यहाँ पे नहीं कवर की हुई हैं, अर्निंग थियरी वगैरह, कि हम कैसे टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम ये करते कि भाई इतना खर्चा लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, इतना इतना चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, और इन सब के टोटल को हमने कहा कि इतनी कैपिटल चाहिए, है ना। तो वहाँ पे ये बात आ जाती है कि हमने बूम पीरियड पे सारे एसेट्स की कैलकुलेशन कर ली और हमने कह दिया इतने के रुपए के ये सारे एसेट्स लगेंगे और हमारा बिजनेस शुरू हो पाएगा, तो हमें इतने कैपिटल चाहिए। और आपने जो कैलकुलेशन की वो बूम पीरियड के हिसाब से की, तो सारी प्राइसेस हाई पे ले ली, प्रोडक्टिविटी तो सेम रहने वाली है, तो आप तो हमेशा ओवर कैपिटलाइज ही दिखेंगे। तो एक तो ये भी रीज़न हुआ। हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस,
आपने अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल कहा कि आप प्रॉफिट से समझिए, रेट ऑफ रिटर्न अगर आप कैलकुलेट नहीं उस पॉइंट पे कर पा रहे, न्यूमेरिकली उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो एक सिंपल सिंपल समझिए कि इतना कैपिटल लगा के इतना प्रॉफिट कमाया। तो अब आप, अगर आप ओवर कैपिटलाइजेस का मतलब आप लोगों से कम कमा रहे हैं, सेम कैपिटल में सामने वाला ज़्यादा कमा रहा है, आप कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कम प्रॉफिट इसलिए भी तो कमा सकते हैं कि आपने खर्चे ज़्यादा कर दिए। प्रॉफिट तो आपने दोनों ने बराबर कमाए थे, उसने जितना कमाया उतना आपने भी कमाया, लेकिन आप अपने आप को ब्रांड बनाने के चक्कर में आप ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो, है ना। अब प्रमोशन में आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो प्रॉफिट तो कम हो गया ना, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम दिखेगा। अब जब प्रॉफिट कम दिखेगा तो रिटर्न तो कम आएगा ना, रेट ऑफ रिटर्न जब परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, रेट में कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम आया। एक्चुअल दोनों भी इक्वल आए थे, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न में आप क्या दिखेंगे, ओवर कैपिटलाइज, आप कम रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं, और आपका कैपिटल क्या दिखेगा, ओवर कैपिटलाइज दिखेगा। जबकि रीज़न क्या था कि आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए, राइट। हाई कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, आपने जो कैपिटल इकट्ठा की थी डिवेंचर वगैरह, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई। अब अगर आप बैलेंस शीट और अकाउंट्स आपका थोड़ा भी स्ट्रांग होगा और आप इस चीज़ को विजुलाइज कर पाएँ कि अगर मैंने डेब्ट से कैपिटल इकट्ठा की थी, ठीक है, मैंने जो डिवेंचर इशू किया वो डिवेंचर इशू किया 10% के रेट पे, और मैंने डिवेंचर से पैसा इकट्ठा कर लिया, कैपिटल इकट्ठा कर ली। सामने वाले ने डिवेंचर इशू किया, दूसरी कंपनी ने, सेम उसने भी 1 लाख के लिए डिवेंचर इशू किया और मैंने भी 1 लाख के लिए डिवेंचर इशू किया था, पर मैंने 10% वाला डिवेंचर इशू किया, मतलब 1 लाख पाने के लिए मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगी उनको। और सामने वाले ने 1 लाख का डिवेंचर इशू किया, 1 लाख रुपये डिवेंचर से कमाए और 5% का इंटरेस्ट पे। उसको ऐसे लोग मिल गए हैं कि उसने 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया और उसको सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर 5% देना है। तो आपको जब आप पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में टू इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट जो ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब आपका तो 1 लाख रुपए पाने के लिए 10% के रेट से जाएगा, तो आपके तो 10,000 रुपये चले गए, ठीक है। आपके 10,000 रुपये इंटरेस्ट दिख रहे हैं और उनके 5,000 दिख रहे हैं, वही 1 लाख के लिए। उनका इंटरेस्ट अमाउंट कम आ रहा है, एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। आपका इंटरेस्ट 10,000 आया, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम दिखेगा। आप क्या दिखोगे, ओवर कैपिटलाइज, क्योंकि आपने प्रॉफिट कम कमाया उनसे, सेम कैपिटल पे आपने कम कमाया, वो ज़्यादा कमाए, तो आप ओवर कैपिटलाइज दिख रहे हो, आप सही कमा नहीं पा रहे हो। जबकि कमा तो सही रहे हो, पर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ गई। तो ये हाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग, मतलब आप डेब्ट को पाने के लिए जो पे ऑफ करना है, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो हाइयर रेट का है, तो भी आप क्या दिखोगे, आप ओवर कैपिटलाइज दिखेंगे। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, हम दोनों ने कमाया सेम, फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट में रिटेन अर्निंग रखना था और डिविडेंड बांटना। प्रॉफिट का एलोकेशन जब करते हैं तो 2 ही चीज़ होती है, तो प्रॉफिट को हम बांट देते हैं शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड, और या हम रिटेन करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, रिजर्व रखते हैं, है ना। तो या दोनों करके रखते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरी कंपनी ने क्या किया, 100 कमाया, उसमें 80 डिविडेंड बांट दिया, तो 20 ही का तो दिखेगा मेरा रिटर्न। और दूसरी कंपनी ने 100 में 20 डिविडेंड बांटा, 80 रख लिया, तो उनका रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। तो मेरे लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, मैं डिविडेंड पॉलिसी में लिबरल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांट रही हूँ, तो जब डिविडेंड ज़्यादा बांटूंगी तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न तो कम ही हो जाएगा, मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, ईपीएस कम हो जाएगी, तो बट ऑब्वियसली बात मैं ओवर कैपिटलाइज दिखूंगी, ठीक है। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, समटाइम्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और टैक्स रेट की वजह से भी ऐसा होता है। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपके नेचर ऑफ बिजनेस में आप कुछ किसी एरिया, स्पेसिफिक एरिया की वजह से या कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले रेट से कंपेयर हो रहा है ना, तो इंडस्ट्री में जो पर्टिकुलर कंपनी, वो किसी भी स्टेट में हो सकती है, आप पर्टिकुलर जिस स्टेट में हो सकता है वहाँ पे इतना टैक्स का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा हो और आपके टैक्स ज़्यादा लग रहे हों, और सामने वाला कंपनी, उसी इंडस्ट्री का सेम कंपनी किसी और स्टेट में, वहाँ पे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा हो, तो इन दैट सिनेरियो आप पे टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, आपका खर्चा टैक्स की वजह से ज़्यादा हो जा रहा है, तो भी आप कंपेरिजन टू अदर कम कमाते हुए दिखेंगे, जबकि कैपेसिटी सेम है, प्रोडक्टिविटी सेम है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस और कुछ कॉस्ट की वजह से आप ओवर कैपिटलाइज दिख रहे हो, राइट। अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, समटाइम्स आपने कैपिटलाइजेशन रेट को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, जिस रेट से आपने ये कैलकुलेशन किया है, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया है, वो रेट आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तो उसकी वजह से भी आप ओवर कैपिटलाइज दिखते हैं, राइट। अब टेस्ट की अगर बात करें, ओवर कैपिटलाइजेशन को टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे, इसी से न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल तो हम यहाँ नहीं, हम थ्योरी पोर्शन में इसको कवर करते हैं कि ओवर कैपिटलाइज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके से टेस्टिंग होती है ओवर या अंडर की। पहली बात अर्निंग के बेसिस पे कर लीजिए, दूसरी बात बिजनेस की वैल्यू के बेसिस पे कर लीजिए, बिजनेस की क्या वैल्यू चल रही है, और तीसरी बात शेयर्स की वैल्यू। 3 चीज़ को रखना है, या तो एक तो अर्निंग,
बिजनेस की वैल्यू और शेयर्स की वैल्यू। अब तीन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, मतलब तीनों चीज़ों को, इंडस्ट्री की तीनों चीज़ों से कंपेयर करते हैं। मतलब अगर अर्निंग कर रहे हैं तो हम कितना कमा रहे हैं और इंडस्ट्री का क्या रेट चल रहा है, दैट इज़ करेंट रेट। तो अगर आपकी रेट ऑफ अर्निंग कम है इंडस्ट्री के रेट से, मतलब आप कम कमा रहे हैं, तो आप क्या कराएंगे, ओवर कैपिटलाइज। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की जो रियल वैल्यू है वो कम है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से, तो आप ओवर कैपिटलाइज है। एक्चुअल जो बिजनेस की वैल्यू है वो कम है, जो दिख रही है बुक में, जो दिख रही है उससे कम है आपकी रियल में वैल्यू, तो आप ओवर कैपिटलाइज हो। सिमिलरली आपके शेयर्स की जो रियल वैल्यू है वो कम है बुक वैल्यू से। देखिए ये जो बुक वैल्यू और रियल वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है, उसका बीइंग एन स्टूडेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट के लिए। आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी करते हैं और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपने रखी है कॉन्सेप्ट्स की, और आपको पूरी नॉलेज है उसके बारे में, और आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी किया, पर ड्यू टू सम रीजंस, आप उसको यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम कहिए या कॉपी चेकर की प्रॉब्लम करिए, एग्जामिनर का इशू कहिए, कोई भी रीज़न की वजह से आपके मार्क्स कम आए। आप ही की क्लास का एक बच्चा है जिसका आईक्यू उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसको वाकई में कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज अच्छी नहीं है, उसको नहीं आता है, ठीक है, और उसने एग्ज़ाम दिया, चीटिंग कर ली, वो फर्रे लेके गया था और चीटिंग कर ली उसने, और वो अच्छे नंबर लेके आ गया। अब रिज़ल्ट दोनों का आया, तो रिज़ल्ट आपकी बुक वैल्यू हो गई, बैलेंस शीट्स पे जो दिखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्राइस दिखती है, दैट इज़ बुक वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए तो मार्कशीट में जो दिख रही है वो आपकी बुक वैल्यू हो गई, जो दिख रहा है प्रेजेंट है। तो बुक में दिख रहा है, जो पहला वाला लड़का था, पहला वाला बच्चा, जो पहला वाला स्टूडेंट था, उसकी जो स्टडीज़ थी, जो आईक्यू बहुत अच्छा था, उसके मार्क्स में कम दिख रहा है, और दूसरे वाले के मार्कशीट में ज़्यादा दिख रहा है। तो बुक वैल्यू किसकी ज़्यादा दिख रही है, बुक वैल्यू तो दूसरे वाले की ज़्यादा दिख रही है। और इधर क्या हो गया, स्टूडेंट जो अच्छा था पढ़ने में, उसकी बुक वैल्यू कम दिख रही है, क्योंकि वो उसका मार्कशीट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। पर रियल वैल्यू, आईक्यू किसका अच्छा था, आईक्यू उस बच्चे का अच्छा था, लेकिन बुक में क्या है, उसकी वैल्यू कम दिख रही है। तो आप क्या कहोगे, इसकी कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं? हम कहेंगे हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसकी रियल वैल्यू बहुत अच्छी है, इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसकी रियल वैल्यू इसके बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हम कहेंगे इस बच्चे को अंडर इवेलुएट किया गया, इसके बुक्स में इसको अंडर इवेलुएट किया गया, इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा की थी पर इसको मार्क्स कम मिले हैं, ये अंडर इवेलुएट किया गया है ना, पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में आते हैं, जहाँ बच्चा पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता है, और फर्रे से वो पास हो गया है, चीटिंग करके वो अच्छे नंबर लेके आया, तो रिजल्ट में उसके बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो बुक वैल्यू बहुत अच्छी दिख रही है, और रियल वैल्यू आईक्यू, उसका कॉन्सेप्ट नॉलेज, रियल वैल्यू क्या दिख रही है, कम दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये ओवर हो गया है, इसका ओवर इवैल्यूएशन हो गया, ये था नहीं उतने के लायक, उसको उतना मिल चुका है, तो इसकी रियल वैल्यू से इसको ज़्यादा मिल चुका है, हम क्या कहेंगे, ये ओवर हो चुका है, तो इसको बोलेंगे। इसी तरह बिजनेस में क्या कहेंगे, इसको ओवर कैपिटलाइज। इसमें क्या हो गया, रियल वैल्यू कम थी, किससे, बुक वैल्यू से, मार्कशीट में ज़्यादा दिख रहा है, और रियलिटी में उसकी कॉन्सेप्ट नॉलेज बहुत कम है, तो रियल वैल्यू क्या है, कम है, बुक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या कह रहेंगे हम, ओवर इवेलुएट कर दिया गया मार्कशीट में, उसको ज़्यादा नंबर मिल गए, तो दैट इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, जो लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उनको ये इस पॉइंट से उनको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। सो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जब कम होती है, किससे, बुक वैल्यू से, बच्चा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बहुत कम है, और मार्कशीट में बहुत नंबर मिल गए, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ओवर कैपिटलाइज हो गया, ओवर, उसको ज़्यादा इवेलुएट कर दिया। सिमिलरली शेयर्स की एक्चुअल कैपेसिटी, रियल वैल्यू, अब देखिए रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए न्यूमेरिकल में जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सिमिलरली शेयर्स का भी यही होता है। आई होप टेस्ट ओवर कैपिटलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा, जस्ट इसका अपोजिट अंडर कैपिटलाइजेशन में हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। मान लीजिए ओवर कैपिटलाइजेशन के सिनेरियो आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, टेस्ट हुआ, आइडेंटिफाई हो गया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव क्या होता है इसका। तो इसके जो इफेक्ट है हम उसको तीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसका इफेक्ट कंपनी पे क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ता है। तो कंपनी पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप ओवर कैपिटलाइज हो गए हो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया गया कि आप ओवर कैपिटलाइज हो, आपने ज़्यादा खर्चे कर दिए, प्रॉफिट कम कमाया, लोगों से आपका प्रॉफिट कम है, ठीक है, किसी भी रीज़न से कॉजेज हमने देखें, तो अब आपका इफेक्ट कंपनी में क्या पड़ेगा, लॉस ऑफ गुडविल एंड वर्दिनेस, कंपनी की गुडविल गई, है ना, वर्दिनेस गया, वर्थ गई कंपनी की, क्योंकि सब इवेलुएट कर लिए कि एक्चुअल तो है ही नहीं। अब उस बच्चे को सबको पता है कि उसकी बुक में मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं, मार्कशीट में नंबर दिख रहे हैं, एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं है बच्चा,
तो उसकी तो गुडविल वैसे ही गई, है ना। तो लॉस ऑफ गुडविल, उसकी मार्कशीट की वैल्यू भी गई। तो लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ वर्थनेस हुआ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विंडो ड्रेसिंग शुरू हो जाएगी। अब जब आपको पता चल चुका है कि आप सही नहीं जा रहे हो, आपकी प्रॉफिट कम आ रही है, आप रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पा रहे हो, तो आप क्या करना शुरू करोगे, आप विंडो ड्रेसिंग करोगे। फेक विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या, आप दिखा रहे हो अच्छा है नहीं, अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, तो आप फेक इनकम दिखाना शुरू करोगे, एक्सपेंसेस को कट डाउन करोगे, है ना, रिवेन्यू ज़्यादा दिखाओगे। तो आप क्या करोगे, विंडो ड्रेसिंग करोगे, जिससे दिखे कि हाँ भाई मेरी भी प्रॉफिट बहुत अच्छी हो रही है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी गुडविल बचाने के लिए। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग शुरू हो जाता है। ठीक है। डिफिकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड, आपको फंड रेज करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी बैलेंस शीट को इवेलुएट किया जाएगा, ये जो इवेलुएशन है ना, टेस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन होता है, रेशियो वगैरह से ये सब पता चल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अगर लोन लेना चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एडिशनल फंड मार्केट से उठाना चाहते हो, तो अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस की जो रियल वैल्यू है वो कम है, तो इसीलिए आपको एडिशनल फंड नहीं मिलेगा। क्योंकि सब जान जाएंगे कि जितना कैपिटल आपने ले रखा है उतना ही सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप उसको ही टर्न नहीं कर पा रहे रिटर्न में, तो आप एक्स्ट्रा कैपिटल आपको क्यों दी जाएगी। तो वहाँ पे आपको एडिशनल फंड रेज करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर डिफिकल्टी इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर ऐसा हो जाएगा तो अब आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रॉफिट कम है और आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे आपका एक प्रॉफिट और कम होता चला जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने आप को या तो स्टेबल करोगे या इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम आएगी, कॉन्ट्रडिक्ट होना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और इसी की वजह से कई कंपनियां लिक्विडेट हो जाती है, बंद होने की कगार पे हो जाती हैं। तो कंपनी के लिक्विडेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आप कंटिन्यूस ओवर कैपिटलाइज हो, कमा नहीं पा रहे हो, कैपिटल ज़्यादा पड़ी हुई है आपको, कैपिटल अगर आपने रखी है तो उसको पे ऑफ भी करना, उसकी कॉस्टिंग पड़े जा रही है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट बांटना है, वो देना ही देना है, और आप प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी है नहीं, आप प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी और आप लिक्विडेट की पोजीशन में पहुंच जाते हो। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इफेक्ट आते हैं। अब हम बात है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर्स को लॉस होता है। लॉस कंज्यूमर को क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देती है, तो कंज्यूमर को लॉस्ट है। लॉस्ट वर्कर, कंपनी क्या करती है, एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करती है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेगी, एक्सपेंसेस कम करेगी, कम करने के चक्कर में सैलरी काटना शुरू, वेजेस काटना शुरू, तो वर्कर्स को इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, वर्कर्स को वो वर्कर्स में कमिंग करने लगती है, वर्कर्स को हटाने लगती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ इन सब में प्रॉब्लम्स आती है, तो जिसका इफेक्ट आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पड़ना शुरू हो जाता है आपका। इसके अलावा मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, आप क्या करते हैं, अब सोसाइटीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको, अब मैंने जैसे कहा ना, विंडो ड्रेसिंग का काम शुरू हो गया, तो अब कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर होल्डर के पॉइंट में क्या होता है, मार्केट वैल्यू शेयर्स की। अब आप एक उसी कंपनी के शेयर होल्डर, आपने उस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं और इस कंपनी की हालत ये चल रही है, दूसरी कंपनी ज़्यादा कमा रही है, वो कम कमा रही है, तो आपके लिए क्या हो रहा है, आपने जो शेयर खरीद के रखे हैं उसकी तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, गिर जाएगी, तो कल को आप उन शेयर्स को मार्केट में बेचने जाएंगे तो आप ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इनको डिविडेंड रेट ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। भाई हमने देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप ओवर कैपिटलाइज हो गए, तो अब तो हमको अपने एक्सपेंसेस कम करने, तो हम प्रॉफिट को बचा के रखेंगे। जो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर रखी थी हम उसको कम करेंगे, तो हम डिविडेंड के रेट में क्या करेंगे, कमी लाएंगे, डिविडेंड कम बांटेंगे, तो शेयर होल्डर्स को लॉस होना शुरू हो गया, राइट। शेयर होल्डर्स की जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है वो डिक्लाइन होने लगती है। मतलब शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को अगर कहीं कोलेटरल फॉर्म में रखा हुआ है लोन लेने के लिए, जैसे आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है लोन के लिए, तो अगर आपने उन सिक्योरिटीज़ में से शेयर्स को कोलेटरल सिक्योरिटीज़, एडिशनल सिक्योरिटीज़ सेफ एंड फॉर्म में रखा है वहाँ पे लोन के अगेंस्ट, तो अब आपको वैल्यू कम मिलेगी, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कम हो चुकी है, तो आपको लोन भी कम मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है। लॉस इन रीऑर्गेनाइजेशन, खुद को रीऑर्गेनाइज करने में और वापस रिकन्स्ट्रक्ट करके बढ़ने में भी आपको लॉस होगा। तो ये सारे के सारे ओवर कैपिटलाइजेशन के इफेक्ट हो गए। इसको क्वेश्चन में इविल करके भी पूछा जाता है, इविल क्या है अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन की। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने एक्स्ट्रा कैपिटल सिक्योर करके रखिए उसको रिडीम करना शुरू करिए, बॉन्ड्स को रिडीम करिए, और आउटराइट रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मतलब दूसरा रीइशू करके उसके हिसाब से करिए। ऐसा नहीं कि जो बची हुई कैश है उससे रिडीम करना शुरू करिए, उसी से उनको पैसा वापस करिए। बॉन्ड को रिडीम करने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड को पेमेंट करिए, पे करके हटाइए, वो बॉन्ड आपकी कैपिटल में दिखे ही ना, उसका खत्म करिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कैसे रिडीम कर रहे हैं, आप कैश से रिडीम कर रहे हैं।
ठीक है। अब आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल को और एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स अडॉप्ट करिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करिए, क्योंकि आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा दिख रही है ना, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा पड़ रही है, खर्चे पड़ रहे हैं, प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं। भाई कॉस्ट पर प्रेफरेंस होल्डर्स हैं अगर, तो उनको डिविडेंड बांटना पड़ रहा है, इनको रिडीम करिए, इनको रिडम्शन करने के अलग तरीके अडॉप्ट करिए, है ना। उनका टाइम पीरियड टेन्योर बढ़ाइए, इररिडीमेबल में कन्वर्ट करिए, इस तरह से इनको रिडीम करिए, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करिए। जैसे कि आपको पता है होगा कि अर्निंग पर शेयर हम निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर ही आपकी मार्केट वैल्यू को काफ़ी हद तक इफेक्ट डालती है, उस पर प्रभावित होती है। अब ईपीएस निकलती कैसे हैं, आपने जितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास जितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, उससे पर शेयर की अर्निंग आपकी निकल आती है। अब आपकी चाहे जो भी प्रॉफिट है, पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पर शेयर्स की वैल्यू तो कम आएगी। अब मेरे पास अगर मान लीजिए 20,000 है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास 20,000 है और मेरे पास क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए मेरे पास 20,000 में 1,000 आपके क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 20,000 में अगर 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमारे एक शेयर्स पे कितना पड़ जाएगा आपका, राइट। अगर आप 20,000 को डिवाइड कर देंगे 1,000 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 20 रुपया, मतलब एक शेयर पे आपको 20 मिला। अब अगर वहीं सेम 20,000 हैं, ठीक है, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, 10,000 शेयर होल्डर्स है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपने रखे हैं, अब आपको एक शेयर पे कितना मिलेगा, सिर्फ 2 रुपया। तो प्रॉफिट तो 20,000 का था, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से पर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। जब 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे तो 2 रुपये पर शेयर मिल रहा है, और जब आपके 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे तो 20 मिल रहा था। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है, आप नंबर ऑफ शेयर्स को कम करिए। तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से भी आप कहीं हद तक ओवर कैपिटलाइजेशन के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का हो गया। अब हम बात करते हैं सिमिलरली अंडर कैपिटलाइजेशन की। तो चूंकि ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ लिया, तो अंडर कैपिटलाइजेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया ओवर कैपिटलाइजेशन का। तो ये वो कंडीशन होती है जब कंपनी की रियल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है। अब बस इस सिनेरियो को ध्यान देते ही आप उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिसका आईक्यू बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, लेकिन रिजल्ट में उसके नंबर कम आए हैं। तो एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू उस बच्चे की ज़्यादा है और बुक वैल्यू, मार्कशीट वैल्यू कम है। तो आप क्या कहेंगे, मार्कशीट के अकॉर्डिंग कंपेयर करके बोलिए, मार्कशीट में उसको अंडर वैल्यू किया गया है ना, मार्कशीट में उसके नंबर कम दिए गए हैं, अंडर वैल्यूड है। तो हम क्या कहेंगे, ये कैपेसिटी, अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अंडर कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इसको कन्वर्ट करें, तो बुक उसकी उस कंपनी की रियल वैल्यू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और कैपिटल कम है, और कैपिटल होती तो और कम आता। तो मतलब कैपिटल की कमी है, अंडर कैपिटलाइजेशन इसलिए हम इसको बोलेंगे, राइट। तो एक वो कंडीशन जहाँ पे रियल वैल्यू कंपनी की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किससे, बुक वैल्यू से, जो दिख रहा है उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है, तो हम क्या कहेंगे, आप अंडर कैपिटलाइज है, आप और कैपिटल लाओ और कमाओ आप, राइट। तो अंडर कैपिटलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स विद द कैपिटल और सोर्सेज ऑफ कंपनी आर बीइंग यूटिलाइज मोर एफिशिएंटली। आप वो एक सिनेरियो जहाँ पे आप बहुत एफिशिएंट वर्क कर सकते हो, उन सोर्सेज का और कैपिटल का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब और मिले तो आप और अच्छा करोगे। अब हम टेस्ट की बात करते हैं, तो वही 3 सिनेरियो, अर्निंग, बिजनेस की वैल्यू और शेयर्स की वैल्यू। तो हम 3 चीज़ों को पकड़ेंगे और एक्चुअल और आपकी बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल आप क्या कमा रहे हो, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है और करंट रेट। जब आप लोगों से ज़्यादा कमा रहे हो, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या हो, अंडर कैपिटलाइज हो, आप बहुत कमा रहे हो, आपको और कैपिटल चाहिए, और मिलते तो आप और कमा सकते थे। लोगों के बराबर कैपिटल मिली तब तो आपने उनसे ज़्यादा कमाया, और कैपिटल आती थे तो आप और कमाते। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जब ज़्यादा होती है, किससे, करंट रेट से, तो आप क्या हो गए, अंडर कैपिटलाइज हो गए, राइट। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू में आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, नॉलेज, स्किल बहुत अच्छी थी, बीइंग एन स्टूडेंट आप बहुत अच्छे थे, और बुक में आपकी मार्क्स क्या आ गए, आपके कम आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स ने कुछ सही से इवेलुएट ही नहीं किया, आपको अंडर इवेलुएट कर दिया, तो क्या सिनेरियो है, अंडर कैपिटलाइजेशन का आ गया। तो रियल में आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ग्रेटर देन बुक वैल्यू है। शेयर्स की रियल वैल्यू बहुत अच्छी है, ग्रेटर देन बुक वैल्यू। तो ये क्या हो गया, अंडर कैपिटलाइजेशन का सिनेरियो बनता है। कॉजेज़ क्या हो गया आपके अंडर कैपिटलाइजेशन की। अब यही नहीं कि अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों आप अंडर कैपिटलाइज दिख रहे हो। एक तो आपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो कैलकुलेट करनी थी आपको, आपने वाकई में कम कैलकुलेट की। आपके बिजनेस को चाहिए था 500 करोड़ का कैपिटल, और आपने कैलकुलेट करके एस्टिमेशन लगाया 200 करोड़, तो आप तो वाकई में कम कैपिटल एस्टिमेट किए, तो आपने रिक्वायरमेंट ही कम की रखी, तो आप अंडर कैपिटलाइज ही दिखोगे।
आपने अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, आपने कहा था कि इतनी कैपिटल है और इस कैपिटल में हम इतना इतना हमारे फ्यूचर में कमाई होगी। अब कमाई उससे ज़्यादा होनी थी और आपने एस्टिमेशन कम कमाई की थी। जैसे आपको पता था इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हमको 50,000 रुपये आएंगे, आने चाहिए, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से आने चाहिए। और आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा एस्टिमेशन है कि 50,000 नहीं 40-30,000 आएंगे। अब आपने 30,000 के बेसिस पर एस्टिमेशन कर लिया, तो जब रियलिटी आएगी तो 85,000 आएगी ना। तो आपने एस्टिमेशन ही कम का किया अर्निंग का। तो जब आप अर्निंग ही अंडर एस्टिमेट करके करेंगे फ्यूचर की अर्निंग को, तो बट ऑब्वियसली जब एक्चुअल आएगा तो हमेशा ज़्यादा ही तो आएगा। तो ये एक रीज़न बनता है अंडर कैपिटलाइजेशन का। प्रमोशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अब आपने प्रमोशन किया कंपनी का और सारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी किए, पर डिफ्लेशन के सिनेरियो में, डिफ्लेशन समय में जब प्राइसेस बहुत कम होते हैं, है ना, मार्केट में सब चीज़ की शॉर्टेज होती है, तो उस सिनेरियो में क्या हो गया, हर चीज़ बहुत ईजिली आपके लिए हो गई, तो आपको आराम से कम पैसों में काम हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, काम भी आपका अच्छा हुआ और पैसे भी कम लगे, तो आपके लिए एक्सपेंसेस का सिनेरियो क्या बन के आएगा, कम बन के आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, आप कमा रहे हो इक्वल, वो ज़्यादा डिविडेंड बांट दे रहे थे तो प्रॉफिट कम पा रहे थे, तो ओवर कैपिटलाइज दिख रहे थे। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, आप क्या कर दिए, आपने डिविडेंड बांटने की सोची ही नहीं, आप 2 रुपये 1 रुपये डिविडेंड बांट रहे हो, है ना, तो आप सारा का सारा रिटर्न करके रख रहे हो, तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा दिख रही है, प्रॉफिट ज़्यादा दिख रही है, तो जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस भी ज़्यादा आएगी, तो आप क्या दिखोगे, बहुत अच्छा दिखोगे, अंडर कैपिटलाइज दिखोगे, आपकी रियल वैल्यू बहुत अच्छी दिखेगी। तो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी भी एक रीज़न है अंडर कैपिटलाइजेशन के। लो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, हमने पहले डिस्कस किया एक तरीके से कि आपके प्रमोशनल एक्सपेंसेस कम किए हो तो खर्चा कम, तो प्रॉफिट ज़्यादा, तो आप क्या दिखोगे, आपकी रियल वैल्यू बहुत दिखेगी, अर्निंग अच्छी रेट की दिख रही है, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा कमाओगे आप। इनएडिक्वेट कैपिटल, कैपिटल का सही से कैलकुलेशन ना करना। हाई एफिशिएंसी, आपकी वाकई में कैपेबिलिटी अच्छी थी, एफिशिएंसी अच्छी थी, तो इस वजह से भी आप, जब एफिशिएंसी अच्छी थी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों से ज़्यादा कमाएंगे ही कमाएंगे। और कैपिटल गेन, आप पर्टिकुलरली किसी एसेट्स को सेल कर रहे हो और उसको सेल करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। मेरे पास मशीन थी, मशीन को जब मैंने सेल किया तो उसकी रीसेल वैल्यू मुझे 50,000 मिल गई, और सामने वाले पर्सन ने उसी मशीन को सेल किया तो उसकी रीसेल वैल्यू, डील क्रैक होती है, उनकी डील क्रैक हुई 20,000 में, उनको 20,000 मिला, मुझे 50,000 मिल गया। सेम तरह की मशीन, सेम टाइम पीरियड के लिए यूज़ की गई मशीन, सेम कैपेसिटी की मशीन, तो मुझे कैपिटल गेन ज़्यादा हो गया, तो मेरा ज़्यादा ऐसे मतलब बड़े बड़े मुझे गेन हो गए, है ना। तो इस तरह के बड़े गेन अचानक से मुझे हो गए, जिसकी वजह से मैं क्या दिखी, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख गया, तो मैं अंडर कैपिटलाइज दिखूंगी कि मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, मैं और कमा सकती थी। तो ये भी एक रीज़न है, कॉजेज़ ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अब हम इफेक्ट की बात करते हैं। तो सिमिलरली कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा, आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स उतर आएंगे बहुत सारे। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, भाई इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना इनकम हो रही है, लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की स्टार्ट हो जाएगी, टैक्सेशन और बाकी सारे लॉ कंप्लायंस बहुत सारी आ जाएंगे आपके सामने। लिमिटेड मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो मार्केट में आपके शेयर्स बहुत लिमिटेड एडिशंस में हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्टोर करना शुरू कर देते हैं, आपके शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी अच्छी ग्रोथ देखते हुए तो लोग शेयर्स को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। जब शेयर होल्ड करना शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे सप्लाई भी कम, डिमांड भी कम, वो वाली सिनेरियो हो जाती है, तो आपकी मार्केटेबिलिटी शेयर्स की क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। राइजिंग वर्कर्स डिमांड, पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, अच्छा रिटर्न दिखा रहे हैं, तो वर्कर्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, वो और पैसे मांगेंगे। डिससेटिस्फैक्शन अमंग कस्टमर, कस्टमर के अंदर बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है समटाइम्स। क्यों हो जाता है, उनको क्या लगता है, पैसे इतने आए कैसे, हम ही से तो आए, अब दूसरी कंपनी, सेम कंपनी कम कमा रही है सेम प्रोडक्ट को सेल करके, ये ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमको ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, प्राइस में सेल कर रहे हैं, ये हमें सही क्वालिटी नहीं दे रहे होंगे, तो आपके ज़्यादा कमाने के पीछे हमें भी डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा, कस्टमर को भी डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा कि ज़रूर कोई रीज़न है जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी को नेगेटिव भी फीडबैक देखना पड़ता है अंडर कैपिटलाइजेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ होगी, शेयर्स की मार्केट में वैल्यू भी बढ़ने लगती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कस्टमर्स को एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है ना, आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जो इसके शेयर, जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ा आराम रहता है, उनको आपके प्रोडक्ट को बताने में भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को एडवांटेज, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन हो जाएगा आपको, है ना, लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, डेवलपमेंट कंपनी है, डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अच्छे से मिलेगा। हाइयर रेट ऑफ डिविडेंड, ज़्यादा कमाएंगे तो डिविडेंड बांटने के लिए भी ज़्यादा रेडी हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा कम बांट रहे थे तो वो कॉजेज़ था, कम बांट रहे थे इसीलिए तो हम अंडर कैपिटलाइज दिखे, लेकिन इफेक्ट की बात करें तो जब हम ज़्यादा कमाते हुए दिखेंगे तो हम क्या काम करेंगे, इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम डिविडेंड का रेट बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा कमाएंगे, है ना। मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
और इसके अलावा फिर क्या हो जाता है, रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो रेमेडीज़ में हम शेयर्स का स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स करेंगे। अगर अंडर कैपिटलाइज सिनेरियो है, मतलब मेरा कैपिटल कम दिख रहा है, तो हम कैपिटल्स में अपने शेयर्स को स्प्लिट करेंगे। 100 वाले शेयर्स को 10-10 का करके कर देंगे। नंबर ऑफ मतलब प्राइसेस, शेयर प्राइसेस को स्प्लिट करते हैं। पार वैल्यू के शेयर्स को हम बढ़ा देते हैं। 100 के शेयर्स को हम 150 का शेयर कर देंगे, तो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा दिखने लगेगी। पहले मेरे पास 1000 शेयर्स थी 100 रुपये वाली, ठीक है, तो मेरे कितनी शेयर हो गई, 1 लाख हो गई। अब मैंने 1000 शेयर्स को 200 का कर दिया, तो मेरी कैपिटल कितनी दिखी, नंबर ऑफ शेयर्स वही हैं, मैंने पार वैल्यू बढ़ा दी तो 2 लाख की दिखने लग गई कि नहीं। तो इससे भी हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं अपनी। बोनस शेयर्स हम इशू करेंगे, बोनस शेयर इशू कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन के सिनेरियो से कम बाहर आएंगे। ईपीएस हमारा नॉर्मल सिनेरियो में आने लगेगा। और या हम और कैपिटल इकट्ठा करें तो हम और शेयर और डिवेंचर को इशू करना शुरू कर दें। तो ये क्या हो गए, रेमेडीज़ हो गए। आई होप आपको पूरा ओवर अंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।